हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ यूनिट्स देखी कंसंट्रेशन, जो कंपोजिशन है विलियन का सॉल्यूशन का, उसे ज्ञात करने की। आज हम देखेंगे वो मेथड्स जिनसे हम कंसंट्रेशन मोल की टर्म्स में, जो हमारा केमिस्ट्री का जो बेसिक मेजरमेंट यूनिट है मोल, उसकी टर्म्स में। तो सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मान लो आपके पास ए प्लस बी बाइनरी कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं। ए की मात्रा कम है तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट, इसकी मात्रा अधिक है तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। माना ए का द्रव्यमान WA है और दूसरे का जो द्रव्यमान है वो WB है। तो मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो भी मात्रा है, कल भी हमने बात की थी एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से। तो ये भार हमारे पास है, मास हमारे पास है और उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज Ma। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स A के, ऐसे ही ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स B के। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। टोटल मोल्स कितने हैं? वो होगा Na प्लस Nb, टोटल मोल्स। तो सॉल्यूशन के मोल्स, सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं? Na प्लस Nb प्रेजेंट है, ओके। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल मतलब मोल का फ्रैक्शन, हिस्सा। तो A का हिस्सा कितना होगा? तो XA बराबर हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे ही XB बराबर हो गया Nb अपॉन Na प्लस Nb, ओके। ये फ्रैक्शंस हो गए दोनों, मोल फ्रैक्शन। अब आप एक चीज़ देखें, टोटल जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनका सबका टोटल क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। कैसे? मैं लिखूं XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। आप रख के देखें, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो आप देखें, कॉमन ले लें Na प्लस Nb को, तो ऊपर भी क्या आ गया? Na प्लस Nb इक्वल्स टू 1। अगर मान लो संगठन में एक तीसरा घटक और होता C, तो यहाँ आ जाता NC, Na प्लस Nb प्लस NC, तो यहाँ भी होता NC। दैट मीन्स ऑलवेज टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या आएगा? दैट इज 1 आएगा, ठीक है। अब मान लो आपको एक के बारे में ही जानकारी है, XA के बारे में ही जानकारी है, तो XB बराबर क्या हो गया? XB बराबर हो गया 1 माइनस XA। तो आपको सोल्यूट या सॉल्वेंट में किसी एक के बारे में जानकारी है, उसके मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी है, कि तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? वो ऐसे होगा। तो एक तरीका ये है कि टोटल सिस्टम में टोटल मोल्स कितने हैं, उसमें से आपके सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो वो उसका जो फ्रैक्शन है उसको बताने का तरीका है। तो एक मेथड हो गया उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करने का, मोल फ्रैक्शन। एक मेथड हो सकता है मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोललता। मोललता क्या है? मोलेलिटी है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है ना? मोल्स ऑफ solute
dissolved in 1 kg solvent. दैट इज मोलिलिटी, और मोलिलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट मान लो वही हम इसी को ले लेते हैं Na डिवाइडेड बाई मास ऑफ Nb इन kg। अगर kg की बजाय हम ग्राम में लें तो हो जाएगा Na/Wb, ये हो गया ग्राम में। तो कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे, तो मल्टीप्लाई 1000, बात वही। ओके, नाउ Na की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Na की जगह लिख सकता हूँ Wa अपॉन Wa इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू Wb इन ग्राम्स। तो एक तरीका ये हो गया मोललता, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या है? यहाँ देखिए आप, सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन बनने के बाद की बात नहीं कर रहे हम। शुरुआत में अपने कितना सॉल्वेंट लिया और उसमें कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व किए इनिशियल। दूसरा, आप यहाँ देखें कि यहाँ वॉल्यूम काम में नहीं ले रहे हम, यहाँ भी नहीं ले रहे। तो ये जो दोनों राशियाँ हैं ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, लेकिन जो आगे हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम की टर्म है। आपको पता है कि जब आप तापमान देंगे तो आयतन थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। आयतन अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पे निर्भर करता है और उनकी मोबिलिटी पे निर्भर करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, थोड़े से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, थोड़ा आयतन बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ेगा तो मान बदल जाएगा राशि का। लेकिन यहाँ पे जो काम में आ रहा है वो है भार मात्रक। तो भार का मात्रक काम आने से क्या हो गया है? ये दोनों राशियाँ जो हैं, ये दोनों राशियाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। केवल भार जो है, द्रव्यमान है, उसको कंसिडर करके आप कोई भी कंसंट्रेशन की यूनिट इम्प्लाई करते हैं। जैसे परसेंटेज मास कर रहे हैं, मास परसेंटेज, ओके। मास वॉल्यूम परसेंट वो भी वेरी करेगा, वॉल्यूम परसेंट वो भी वेरी करेगा, एंड जो आपकी स्ट्रेंथ जो आपने कल देखी थी कि 1 लीटर में कितना है, वो भी वेरी करेगा, कितने ग्राम्स आपने डिसोल्व किया। क्यों? क्योंकि 1 लीटर का 1 लीटर जो है क्वांटिटी है। पहले 1 लीटर में मान लो 900 ग्राम्स थे उसके मटेरियल के, टेम्परेचर बढ़ाने पे हो सकता है कि वहाँ 850 रह गए। तो एक्चुअल में वो जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट सिनेरियो है। इन दोनों में कोई रिलेशन है? मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन में कोई रिलेशन निकाला जा सकता है? तो जवाब है निकाला जा सकता है। कैसे? देखें आप, मैं लिखूं XA अपॉन XB, तो मैं लिख सकता हूं Na अपॉन NB। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या आएगा? Na प्लस NB आएगा, और इसके नीचे भी आएगा Na प्लस NB, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा Na अपॉन NB। ओके, नाउ अगर किसी भी राशि को अंश और हर में समान राशि से गुणा कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर भी 1000 नीचे 1000। Na की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Na की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ WB अपॉन MB। तो MB कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ओके, नाउ थोड़ा सा वेरिएशन करें। XA इंटू 1000, इस MB को इधर ले आए, XB इंटू MB
और इस 1000 को उधर ले जाएं, WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। ये देखें WA अपॉन MA इंटू 1000 इंटू WB। तो ये जो राशि है ये ग्राम्स में ही है सब इकाइयाँ। तो ये किसके बराबर है? ये मोलैलिटी के बराबर है। ये राशि मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M बराबर XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA। अभी अभी देखा था हमने, एक पता हो तो दूसरा तो लिख सकते हैं इंटू कैपिटल M B। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया और ये मोलैलिटी हो गई। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ऐसे ही सॉल्युबिलिटी एक वर्ड है। सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इन जनरल, सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, कितना परसेंटेज है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये भी आपने ग्राम में लिया है, ये भी ग्राम में लिया है। तो 100 ग्राम एक्चुअल में ये टर्म ये बता रही कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और मोलैलिटी में भी संबंध निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मास की यूनिट्स हैं और यहाँ पे भी मास की यूनिट्स हैं। तो यहाँ से अगर देखें आप तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो इस टर्म की जगह, इस पार्ट की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम सॉल्युबिलिटी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, M बराबर solubility into 10 divided by MA, that is molecular mass of solute, molecular mass of solute। तो solubility और molality, अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप दूसरी चीज़ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो आपको पता है सॉल्वेंट कौन सा लिया है आपने। अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है और आपको सॉल्वेंट पता है, मान लो मुझे मालूम है कि सॉल्वेंट हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल जो ग्रुप है और अल्कोहल तो C2H5OH, H हो गया 6 + 16 + 24 तो 46, हमें पता है 46। मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो आप क्या बता सकते हैं, मोलैलिटी बता सकते हैं। तो हमें टर्म्स भी पता होनी चाहिए और उनके इंटरकोरिलेशंस भी पता होने चाहिए। तो मोलैलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करती हैं, इनमें जितने पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं दे आर ओनली ऑफ मास, और मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, वॉल्यूम वेरी करता है। तो कल जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में हम देखेंगे वो 3 पैरामीटर्स, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी, जिनमें जो संगठन है सॉल्यूशन का उसका वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। तो अब अगली क्लास में देखेंगे हम मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी और उनका रिलेशन किसके साथ, इन टर्म्स के साथ। ओके, थैंक यू।